नमस्कार बच्चों, ठीक हो बेटा? बच्चों, आज अपन कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। इनके कवि का नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण तीसरे शतक के कवि हैं। आधुनिक काल में कवि अज्जेय द्वारा जो 3 शतकों का प्रकाशन किया गया था, पहला तार शतक, दूसरा शतक के नाम से, तीसरा शतक के नाम से, कुल मिलाकर 4 शतक हुए। चौथा शतक नामवर सिंह द्वारा संपादित किया गया था। शतक यानी 7 कवियों का समूह। तो तीसरे शतक में जिन 7 कवियों का समूह है उनमें कुंवर नारायण का प्रमुख स्थान है। कुंवर नारायण बहुत अच्छे कवि हैं जो नागरिक, जो नगर से संबंधित जो परिवेश है उन पर अपनी कविताएं, कथाएं लिखने के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। और इनका परिचय पढ़ लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सीधे तुम्हारे पाठ में जा कर के। देखो, ये कुंवर नारायण जी की फ़ोटो दे रखी है। कवि कुंवर नारायण उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म 1927 में हुआ था। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं जो आप देख लेना स्क्रीन पर। प्रमुख रूप से आत्मजयी जो प्रबंध काव्य है इनका विशेष महत्वपूर्ण काव्य है। और अब जो अपन कविता पढ़ेंगे वो इनका इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। और ये आत्मजयी प्रबंध काव्य से बहुत ही प्रतिष्ठित हुए थे ये कवि। देखो, ये कविता, इन दिनों कविता के बारे में पाठ परिचय, इन पर थोड़ा सा अपन दृष्टि डालेंगे कि कविता के बहाने जो इन दिनों संग्रह से ली गई है, आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावना को टटोलने का एक अवसर देती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यह कविता जो है, ये आज की यांत्रिकता भरा जो दौर है, भौतिकवादी जो समाज चल रहा है, इस समाज में मशीनीकरण का युग है, यांत्रिक मशीनों का युग है। उसमें माना जा रहा है कि काव्य को लोग कम पढ़ने लग गए हैं, कविताओं का महत्व वो घटने लगा है। लेकिन इस कविता को लिख करके कवि यह समझाना चाह रहा है कि कविता आज भी उतनी ही पढ़ी जाती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा इसके पाठक बन जाएंगे यदि कविता को ठीक तरह से पहचाना जाए और ठीक मुद्दे पर, समाज के विशेष पहलू पर लिखा जाए। तो अब शुरू करते हैं कविता। ये कविता की, देखो इसमें दे रखा है, कविता की एक यात्रा है जो चिड़िया से लेकर, फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। यानी कविता की तुलना चिड़िया, फूल और बच्चे के खेल से की गई है। किस तरह की गई है और क्या मायने हैं इसके, वो अपन कविता में पढ़ेंगे। देखो, ये शीर्षक है आज की कविता का, कविता के बहाने। देखो, इसमें चित्र में देखो, चिड़िया उड़ती हुई दिखा रखी है, फूल टहनी के खिले हुए दिखा रखे हैं, और सबसे नीचे एक बच्ची है ये जो खेलती हुई और आसमान की तरफ पक्षियों को उड़ते हुए देख रही है। इन तीनों से कविता की तुलना की गई है। एक बार कविता को पढ़ रहा हूँ मैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अंत में कवि कह रहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। समझते हैं अब इसको कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यानी कवि कुंवर नारायण ने अपनी कविता में कविता की तुलना चिड़िया से की है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यानी चिड़िया जिस तरह से उड़ान भरती है, उड़ती है, उसी तरह कविता के भी अपने एक पंख होते हैं, वह भी उड़ती है
और पंख होने और चिड़िया की तरह उड़ने का अर्थ ये है कि वो भी कवि की कल्पना की उड़ान से प्रकट होती है। जिस तरह कवि की कल्पना जितनी उड़ान भरेगी उतनी ही कविताओं का विषय बढ़ेगा। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में तो चिड़िया से कविता की तुलना कर दी, दूसरी पंक्ति में कविता को चिड़िया से अलग दिखाता हुआ कवि कह रहा है कि कविता की उड़ान कभी भी चिड़िया नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती, उसका कारण नीचे वाली पंक्तियों में दे रखा है, क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगाकर उड़ने के जो माने हैं वो चिड़िया क्या जाने, अर्थात कभी नहीं जान सकती। अब देखो, चिड़िया की उड़ान जो है वो कविता की उड़ान से कम आंकी गई है। क्यों कम आंकी गई, क्योंकि चिड़िया की एक उड़ान की एक सीमा है, उसका एक सीमित दायरा है, वो बाहर भीतर इस घर से उस घर चली जाएगी, कुछ एक घरों तक ही उड़ती रहती है। और कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी कविता अपने पंखों से इस तरह उड़ती है कि उसकी सीमा असीम है, वो अपार उड़ान भर करके कोई भी कहीं भी किसी भी देश में किसी भी समय की सीमा के अंदर वो हमेशा उड़ान भरती रहती है। यानी कभी भी एक घर से दूसरे घर ही, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, सीमित क्षेत्र तक ही उसकी सीमा नहीं है, बल्कि कविता आज लिखी है वो 100, 200, 1000 वर्षों बाद भी पढ़ी जाएगी। यहाँ लिखी है वो दूसरे देशों, बहुत दूर स्थित महाद्वीपों में भी पढ़ी जाएगी। यानी कहने का अर्थ ये कि किसी भी क्षेत्र की, किसी भी समय की, उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन चिड़िया की एक निश्चित सीमा होती है, उसी में अपनी उड़ान भरती है। इसीलिए कविता की उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से अधिक विस्तृत यहाँ बताई गई है। आगे कवि कह रहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब यहाँ कवि देखो अपनी कविता की तुलना कर रहा है फूल से, कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। शुरुआत में कह रहा है कि फूल जिस तरह खिलते रहते हैं उसी तरह कविता भी खिलती है। फूल जिस तरह अपनी महक छोड़ते हैं, कविता भी अपनी महक छोड़ती है। महक यानी अपना प्रभाव कविता एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ती है। और फूलों का महकना आगे वाली पंक्तियों में दे रखा है कि बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अर्थात फूल खिलते हैं तो वो सुबह खिलकर शाम को मुरझा जाते हैं, एक निश्चित सीमा रहती है, उस सीमा तक ही, उस समय तक ही वो खिले रह पाते हैं, बाद में उनको मुरझाना पड़ता है। लेकिन कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। अब मुरझाना और महकना और खिलना, फूलों की तरह सुगंध बिखेरने का अर्थ कविता के अर्थ में ये है कि कविता फूलों की तरह, जिस तरह फूल कवि के मन में, अपनी हृदय में, अपनी कल्पनाओं में फूलों के माध्यम से एक तो कविता का विषय लेता है, वो उसकी कविता के विषय में भी फूल रंग बिरंगे खिलते रहते हैं, उनकी महक बसती रहती है। दूसरा, जिस तरह फूल महकते हैं, खिलते हैं, उसी तरह कविता भी अपना प्रभाव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में महकती खुशबू की तरह अपना प्रभाव छोड़ती है। अर्थात उसको भी जो सहृदयी लोग हैं, जो पाठक हैं, उसको फूलों की महक के समान कविता को अपने अंदर बसाना चाहेंगे, उसके अर्थ को, कविता को पढ़ना चाहेंगे, यानी उसकी सुगंध को महसूस करना चाहेंगे। और उसकी सुगंध एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, वही अर्थ है कि असीम उसकी सुगंध रहती है, कोई उसकी सीमा नहीं रहती है। दूसरा, वो फूलों की तरह कभी भी मुरझाती नहीं है। जिस तरह फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है, यानी वो निश्चित समय सीमा नहीं है। जिस तरह वीरगाथा काल जो प्रथम काल था हिंदी का, उस काल की कविताएं, पृथ्वीराज रासो को हम आज भी पढ़ते आ रहे हैं, चंद्रवरदाई को हम आज भी पढ़ते आ रहे हैं, बाद में अमीर खुसरो को हम आज भी पढ़ते हैं, भक्ति काल के समस्त कवियों को हम आज पढ़ते हैं। यानी सैकड़ों वर्षों पहले जो कविता लिख गए हैं, उन कवियों को आज के दौर में भी पढ़ा जाता है और आगे भी पढ़ा जाता रहेगा। अर्थात
कविता की खुशबू यानी महकने की कोई सीमा, न तो समय की सीमा है और न ही देशों की सीमा, क्षेत्र की सीमा वहाँ आड़े आती है। अर्थात कविता का क्षेत्र असीम है, उसका कोई दायरा नहीं है। अंत में कविता की तुलना बच्चों के खेल से करते हुए क्या समझा रहे हैं, देखो कवि, कि कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब देखो यहाँ कवि ने चिड़िया और फूल के संदर्भ में जो कहा था, चिड़िया क्या जाने फूल क्या जाने, यहाँ बच्चे के संदर्भ में ये नहीं कहा है कवि ने कि बच्चा क्या जाने, यहाँ कवि ने ये कहा है कि बच्चा ही जाने। अर्थात कविता जो एक खेल है, उस खेल को बच्चा ही जानता है, बच्चा अवश्य जानता है। इसीलिए कवि ने बच्चे के खेल से तुलना कविता की है। क्यों की है, देखो कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस तरह बच्चे खेलते समय बाहर भीतर, यह घर वह घर, इस घर उस घर, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई जात पात के, बिना कोई वैर के वो चले जाते हैं खेलने के लिए, हर तरह के सीमा और बंधन को तोड़ते हुए वो दूसरे घर में, दूसरे मोहल्ले में खेलने जाते हैं। उसी तरह कविता भी किसी तरह का कोई बंधन, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच की भावना कभी नहीं मानती है। इसीलिए कविता की तुलना यहाँ कवि ने बच्चे के खेल से की है। और दूसरा कारण ये है कि बच्चा खेलने के लिए कहीं भी कभी भी अपना खेल प्रारंभ कर सकता है। उसी तरह कविता भी कवि के द्वारा कहीं भी किसी भी विषय पर कभी भी रची जा सकती है, ठीक है। और यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब देखो, सब घरों को एक कर देने का अर्थ यह है कि बच्चा यदि किसी से वैर भाव है, दुश्मनी है दूसरे घर से, तो उस दुश्मनी को पाट करके वो उसमें खेलने चला जाता है और उन दोनों घरों को हो सकता है उन बच्चे की वजह से दोनों घर एक हो जाएं, साम्य हो जाए, उनमें दुश्मनी समाप्त भी हो सकती है बच्चे के माध्यम से। इसी तरह, इसीलिए कवि कह रहा है कि कविता भी इसी अर्थ में सब लोगों को एकता के सूत्र में बांधने वाली है। कविता का विषय जो है वो ऐसा होना चाहिए जो सबको एकता के सूत्र में बांधे। और असली कविता, जो प्रभावशाली कविता है, उसका उद्देश्य भी यही होता है कि साहित्य यानी सहित, हित साधन, कविता का मूल उद्देश्य वो हित साधन है। लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए कविताएं लिखी जाती है। अर्थात कविता है वो बच्चों के खेल की तरह ही कहीं भी कभी भी रची जा सकती है, बच्चों के खेल की तरह ही लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। और बच्चों की रंगीन कल्पनाओं की तरह ही कवि की कल्पनाएं भी रंगीन होती हैं। वो किसी भी विषय पर कभी भी कविता रच सकता है। इसीलिए चिड़िया और फूल की बजाय कवि ने कविता की तुलना बच्चे के खेल से की है। तो ये कविता थी जिसका शीर्षक था कविता के बहाने। तो आज के यांत्रिक दौर में अगर समझा जाए तो कविता का क्षेत्र है, कविता का जो मूल उद्देश्य है, कविता की प्रासंगिकता है, वो कम नहीं हुई है, बरकरार है। आज भी पाठक बड़ी रुचि से कविताओं को पढ़ते हैं, बशर्ते उसका विषय सारगर्भित हो और वो समाज का हित साधन करे। तो ये कविता यहाँ समाप्त होती है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ गई होगी। फिर भी समझ में नहीं आए तो यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, उसका उचित समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।